हेलो बच्चों, तो आप सभी को नमस्कार। तो एमपी बोर्ड का जैसे पहला चैप्टर हमने सॉल्यूशन करवा दिया था, अब हम देखते हैं आज सेकंड चैप्टर। और जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है बेटा क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यदि हम सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम एक एक करके सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें, पहला चैप्टर हमारा क्या, 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स। यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जहाँ पे आपका रजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। क्लियर, ये 5 यूनिट्स हैं जहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट के लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ पे आप मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी आपको देखना है, जिसको हम मोलर कंडक्टिविटी को m और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी डेफिनेशन, फार्मूला प्लस यूनिट, दोनों चीजें देखनी है। ये दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन यदि हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, फैराडे लॉ। क्लियर, तो तीसरा क्वेश्चन क्या, फैराडे लॉ, मतलब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें दो होते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। तो इसके फर्स्ट और सेकेंड लॉ देखेंगे। अपना चौथा क्वेश्चन है बेटा, कोल्डोस लॉ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल 4 मार्क्स में आने के चांस है कोल्डोस लॉ, क्योंकि पिछले साल आपका आएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, है ना, 4 मार्क्स का। इस बार 4 मार्क्स पे आने के चांस है कि आप ना कोल्डोस लॉ। उसके बाद कोल्डोस लॉ के बाद आएगा बेटा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये आप देखोगे यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन सबको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दूंगा। जो आपका रिटन थ्योरी है वो आपको ग्रुप में या अपने ऐप में आपको कैसे सिस्टमैटिक लिखना है, नोट्स बना के आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिया जाएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है बेटा, ड्राई सेल। क्लियर, ड्राई सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ड्राई सेल हो गया। फिर कोरोजन, कोरोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ये हो गए अपने कितने, 8 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, NERNST, नर्नस्ट इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नर्नस्ट इक्वेशन। तो इस चैप्टर से हम 9 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इन 9 क्वेश्चंस में 100% आ जाएगा। क्लियर, तो चलिए एक एक करके अपन डिस्कस दे दिया गया है। तो आइए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जो अपना पहला क्वेश्चन है भाई साहब, पहला क्वेश्चन है यूनिट। क्लियर, अब मैंने बोला था कि ये जो यूनिट्स होती हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस हैं। तो सबसे पहले यदि हम यूनिट्स की बात करें तो पहली यूनिट होगी बेटा रजिस्टेंस। पहली यूनिट होगी रजिस्टेंस, जिसको हम ओम्स लॉ में समझते हैं। आपने देखा होगा V = IR, तो रजिस्टेंस V अपॉन I, जिसको हम बोलते हैं ओम। तो पहला हो गया रजिस्टेंस, जिसकी यूनिट क्या होती है, ओम। सेकेंड नंबर यदि हम बात करें बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसका दूसरा क्वेश्चन, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को किससे करते हैं, रो से। और यदि हम रो की बात करें तो इसका फार्मूला होता है R = ρL/A, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RA = हो जाएगा ρL। क्या हो जाएगा, RA = ρL। अब देखो अपने को रो कैलकुलेट करना है, तो रो इक्वल हो जाएगा RA अपॉन L। इसकी यूनिट की हम बात करें तो रो इक्वल टू R की यूनिट हो जाएगी ओम, A की हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ को हम सेंटीमीटर बोलेंगे, एक से एक कैंसिल आउट। तो बचा क्या आपका रो इक्वल टू बचेगा ओम इंटू सेंटीमीटर। तो पहली यूनिट हो गई आपकी ओम, पहली यूनिट हो गई आपकी ओम, दूसरी यूनिट हो गई ओम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर, यदि हम थर्ड नंबर पे बात करें तो तीसरा आपका है बेटा कंडक्टिविटी। क्लियर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं G से। कंडक्टिविटी क्या होता है, G। और जो G होती है, जो कंडक्टिविटी होती है, वो क्या होता है, R के इनवर्सली। मतलब कि आपका G = हो जाएगा 1/R, मतलब 1/ओम, 1/ओम। तो यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स। क्या हो जाएगा इसका, ओम इनवर्स। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की
की बात करें तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम बोलेंगे बेटा कप्पा। क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे कप्पा, जो कि होता है 1/2। कप्पा क्या होगा 1/2, तो 1/2 मतलब कि 1/RA/L, तो L ऊपर हो जाएगा सेंटीमीटर, ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कप्पा इक्वल टू क्या बचेगा आपका 1/ओम इंटू सेंटीमीटर, मतलब ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? ये हो गई आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का। लास्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा 5th नंबर की जो यूनिट है। 5th नंबर की यूनिट क्या होती है? 5th नंबर की यूनिट आपकी जाएगी सेल कांस्टेंट। क्या जाएगा 5th नंबर में जाएगा बेटा सेल कांस्टेंट, और जो सेल कांस्टेंट होता है L/A, L क्या होता है सेंटीमीटर, A होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से 1 सेंटीमीटर कैंसिल आउट, बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट। ये 5 यूनिट्स जो हैं कौन कौन सी? रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सेल कांस्टेंट। ये 5 यूनिट्स में से आपके 1-2 यूनिट्स आपको जरूर ऑब्जेक्टिव में मिलेंगी इस चैप्टर्स में। ये 5 यूनिट आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब अपन देखते हैं। हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को क्वेश्चन नंबर 3 है फैराडे लॉ, मतलब लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में आपको 2 लॉ करने हैं। पहला है फैराडे फर्स्ट लॉ और दूसरा है फैराडे सेकेंड लॉ। एक्चुअल में जो फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ है उनमें हम क्या देखते हैं, तो देखो जैसे मैंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में पहला लिया हूँ बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के लिए क्या लॉ दिया था, तो जैसे मान लीजिए कि अपन ने यहाँ पे ले लिया बेटा एक सेल, मैंने यहाँ पे ले लिया, अपन ने यहाँ पे ले लिया एक सेल, और सेल में अपन ने यहाँ पे ले लिया ये इलेक्ट्रोड। क्या ले लिया? इलेक्ट्रोड। फैराडे फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ले लिया बेटा इलेक्ट्रोड। और जिस मेटल का इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए कि ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो हमने इसके अंदर ले लिया ZnSO4 इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर? अब क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड में हम फ्लो करेंगे चार्ज या कि करंट, दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो हम यहाँ पे फ्लो करेंगे चार्ज या हम करंट बोल सकते हैं, Q = IT। क्लियर? तो जैसे हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड पे चार्ज फ्लो करेंगे ना, तो इस इलेक्ट्रोड का वेट लॉस होने लगेगा, है ना। इसका जो वेट है वो बाहर निकलने लगेगा, इसके आयंस के फॉर्म में इसका जो डिसोसिएट होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन और आयंस बाहर निकलने लगेंगे, जिस वजह से वेट लॉस होने लगेगा। तो देखो क्या बोल रहा है फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास। जितना आप चार्ज पास करोगे वो इसके मास के उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि W प्रोपोर्शनल टू Q, तो W = ZQ। जो Z है यहाँ पे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोवैलेंट कांस्टेंट होगा यहाँ पे। क्लियर? तो हमारा अब देखो यहाँ पे आपको पता है Q = होता है IT, तो W = हो जाएगा ZIT, तो Z = हो जाएगा बेटा W/Q। तो ये हो गया आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। क्लियर? तो फैराडे फर्स्ट लॉ में आप इतना लिख दोगे सफिशिएंट है, इतना बहुत है। एक बार मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ फिर से, कि जैसे मान लीजिए कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। किसी इलेक्ट्रोड में आप जितना वेट लॉस होगा उसके आप फ्लोइंग ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W = हो जाएगा ZQ, तो Z = W/Q। क्लियर? और Q = होता है IT, तो Z = हो जाएगा W/IT। ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ। यहाँ पे Q क्या है, Z क्या है, I क्या है, T क्या है, W क्या है, आपको नीचे सारी चीज़ें लिखना है। क्लियर? तो यदि हम बात करें Q, तो Q होता है फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ये होता है बेटा चार्ज। Z होता है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्लियर? I क्या है बेटा करंट, T क्या है टाइम, W क्या है वेट लॉस।
ऑफ इलेक्ट्रोड। क्लियर, तो ये हो गया आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। उसके बाद यदि हम बात करें कि फैराडे फर्स्ट लॉ बहुत आसान है, जितना जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का जितना वेट लॉस होता है फ्लोइंग ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डेरिवेशन और फार्मूला दोनों बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स का सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। क्या होता है फैराडे सेकेंड लॉ? तो आइए फैराडे सेकेंड लॉ को भी हम समझेंगे पहले, चलो, है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस स्टेट दैट क्या होता है, इफ द सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जिनमें सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। तो इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, द मास ऑफ आयन डिपोजिट एट द इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्विवेलेंट। इसको समझो, देखो यहाँ पे हमने ले लिया सेक्शन सोल्यूशन ए, सोल्यूशन बी, और दोनों सोल्यूशन में हमने क्या किया, देखिए ये इलेक्ट्रोड लगा दिया। क्या लगा दिया? इलेक्ट्रोड। और इन इलेक्ट्रोड में सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो कर रहे हैं। जैसे इनमें हम सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं बैटरी से, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सेम अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पे जो इनका वेट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, W = ZE। क्लियर। तो यदि हम बात करें फॉर सेक्शन ए, पहले के लिए, फॉर सेल फॉर इलेक्ट्रोड सेल ए, तो हमारा W1 प्रोपोर्शनल टू E1, तो W1 = ZE1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फॉर B, तो W2 प्रोपोर्शनल टू E2, तो हो जाएगा W2 = ZE2, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो हो जाएगा W1 = ZE1, W2 = ZE2। यहाँ से आपके ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका बचा W1/W2 = E1/E2। क्लियर। तो ये हो गया आपका फैराडे सेकेंड लॉ। क्लियर। तो फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारा है, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब आएगा कोलोस लॉ, तो हम इसको अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को यदि कोई भी और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए बच्चों, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नया क्वेश्चन है बेटा कोलोस लॉ, एमपी बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार इसके आने के भी चांस ज़्यादा बन रहे हैं। और कुछ बच्चे देख के लग रहे हैं कि झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सच में आएगा। तो चलो अपन बात करते हैं, व्हाट इज कोलोस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कोलोस लॉ क्या है और इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सुनो, जो मोलर कंडक्टिविटी था वो मतलब कि नॉर्मली था, लेकिन जो कोलोस लॉ होता है उसके इनफाइनाइट डाइल्यूशंस के लिए होता है। मतलब यहाँ पे अमाउंट फिक्स नहीं होता है, मतलब कि इनका जो आयंस की जो कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लेते हैं। तो पहले हम समझेंगे कोलोस लॉ का बेसिक डेफिनेशन, फिर इसके बाद इसका फार्मूले के साथ डेफिनेशन, फिर इसकी एप्लीकेशंस। आपको इसी तरीके से जैसे एग्जाम में लिखना, जैसे हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्लियर। तो क्या है बेटा, पहला है अपने यहाँ पे यदि हम बात करें कोलोस लॉ, तो क्या होता है कोलोस लॉ। तो देखिए कोलोस लॉ स्टेट दैट, क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ कंडक्टेंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन। क्लियर। इसी का एक और डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे बोल रहा द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, तो हम बोल सकते हैं द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों फार्मूले बनेंगे। तो क्या बोल रहा है कि द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू दी सम ऑफ द कंडक्टेंस ऑफ एनायन एंड कंडक्टेंस ऑफ कैटायन। आपको फार्मूले से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो जैसे देखो, यदि हम बात करें, हम दो फार्मूले लेते हैं, दोनों एक मोलर कंडक्टिविटी के लिए, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो यदि हम बात करें फॉर मोलर
कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, फॉर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा म्यू इनफाइनाइट इक्वल टू एम लैम्डा इनफाइनाइट कैटायन प्लस एन लैम्डा इनफाइनाइट एनायन। क्लियर। अब यहाँ पे कौन सा क्या होता है ये समझो। तो इनफाइनाइट जो म्यू इनफाइनाइट है ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। m की बात करें तो m क्या होता है, मोल ऑफ कैटायन। तो m हो जाएगा मोल ऑफ कैटायन। n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा मोल ऑफ एनायन। क्लियर। लैम्डा c क्या हो जाएगा, तो लैम्डा c हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन। ये हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन। a क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। क्लियर। तो ये हो जाएंगे। हम इनको किसको क्या बोलेंगे, तो ये नाम लिखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इस फार्मूले को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए एग्जाम्पल अपन देखते हैं। नहीं यहाँ पे 2 पेज और ऐड करने हैं, 2 पेज और ऐड करने हैं यहाँ पे, 2 ऐड हो गए। अब यहाँ पे ये तो लिख दिया। अब मैं इनको ना इस फार्मूले को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो जैसे यदि हम बात करें बेटा एग्जाम्पल, तो अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। चलिए AlCl3 ले लेते हैं। AlCl3 जब टूटेगा तो Al+3 माइनस। इस एग्जाम्पल को हम अप्लाई करते हैं मोलर कंडक्टिविटी के फार्मूले पे। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला हमारा है म्यू इनफाइनाइट m कैटायन प्लस n एनायन। क्लियर। अब यदि हम बात करें इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AlCl3 इज इक्वल टू मोल ऑफ कैटायन। कैटायन के मोल कितने हैं, 1 इंटू लैम्डा Al+3 प्लस मोल ऑफ एनायन 3 लैम्डा Cl माइनस। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इस फार्मूले का। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो 1 है, 1 की वैल्यू कुछ होती नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि हम बात करें ये और ये, तो अभी अपन ने कोल्लॉस लॉ का डेफिनेशन क्या सीखे थे कि अकॉर्डिंग टू कोल्लॉस लॉ द सम ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन इज कॉल्ड कोल्लॉस लॉ। तो क्या हो जाएगा, देखो बहुत आसान है बेटा। ये हो जाएगा AlCl3 इज इक्वल टू लैम्डा कैटायन Al+3 लैम्डा एनायन Cl माइनस। तो ये हो गया आपका बेटा क्या, ये हो गया फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। फॉर इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इसी में कोल्लॉस लॉ के अकॉर्डिंग है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए आएगा पाई इक्वल टू 1/ZC लैम्डा C प्लस 1/ZA लैम्डा A। क्लियर। ये हमारा फार्मूला है। तो क्या हो जाएगा, इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन इज कॉल्ड कोल्लॉस लॉ। क्लियर। टोटल कंडक्टिविटी। तो बहुत आसान है, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, मजा आएगा समझने में। तो सेम एग्जांपल हमारा क्या है, AlCl3। तो हमारा हो गया Al+3 + 3Cl माइनस। क्लियर। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आओ,
तो इसमें देखो ZC इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ कैटायन और ZA इक्वल टू होता है चार्ज ऑफ एनायन। ZC इक्वल टू चार्ज ऑफ कैटायन और ZA इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायन। तो रख दीजिए वैल्यू, पुट कर दीजिए। तो AlCl3 मजा आ गया 1/+3 3 है कैटायन Al+3 प्लस एनायन कितने हैं, एनायन 1 है तो 1/1 तो छोड़ी दो, तो हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस। तो क्या होगा इसका डेफिनेशन, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, मतलब द सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन फॉर्म आ टोटल कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड कोल्लॉस लॉ। बहुत ही आसान है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। कोल्लॉस लॉ का डेफिनेशन बहुत आसान होता है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो टोटल कंडक्टिविटी बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्लॉस लॉ। क्लियर। चलिए अब अपन बेटा इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अपन इसकी दो एप्लीकेशन देखेंगे, तो आपको यही दोनों एप्लीकेशन याद रखने हैं। आइए चलिए अब अपन देखते हैं बेटा कोल्लॉस लॉ की एप्लीकेशन। तो इसकी दो एप्लीकेशन डिस्कस करनी है। पहली एप्लीकेशन क्या है, डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको कोई सा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेना है और उसकी क्या करनी है, कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। और मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लूँगा, आप सबका फेवरेट कौन सा, CH3COOH, जो कि कुछ ऐसा टूटता है, CH3COO माइनस और H प्लस। क्लियर। तो चलिए अब अपन देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि इसमें अपन को एक बार NaCl को प्लस करते हैं, एक बार NaCl को रिमूव करते हैं, मतलब एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ NaCl इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और इसी एग्जांपल से हम इसको सॉल्व कर देंगे। क्लियर। तो बहुत आसान है, पहले हम इसकी थ्योरी देखते हैं। क्या लिखा है, कोल्लॉस लॉ हेल्प अस इन द डिटर्मिनेशन ऑफ limiting molar conductivity of any electrolytes. Weak electrolytes have the lower molar conductivities and lower degree of dissociation at higher concentration. At higher concentration, तो यहाँ पे अपन ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम अपन ले लेते हैं for example is weak electrolytes। यहाँ पे हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं वो लेते हैं CH3COOH। क्लियर। अब CH3COOH को हम मोलर कंडक्टिविटी के लिए सॉल्व करते हैं, तो म्यू CH3COOH इज इक्वल टू लैम्डा कैटायन क्या था, CH3COO माइनस प्लस एनायन ClH प्लस। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH के लिए। अब अपन इस एग्जाम्पल में क्या करते हैं, नाउ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ NaCl, मतलब अपन इसी इक्वेशन में एक बार NaCl को प्लस करते हैं, एक बार NaCl को माइनस करते हैं, मतलब एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आओ यदि हम बात करें बेटा NaCl को, तो हम NaCl को कुछ ऐसे लिख सकते हैं, NaCl तो लैम्डा कैटायन Na प्लस लैम्डा एनायन Cl माइनस। क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं फाइनल इक्वेशन जो हमारी है वो ये है, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH। हमने इसको लिखा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस और इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक बार NaCl को प्लस करना है, एक बार NaCl को माइनस करना है। तो हम पहले NaCl को प्लस करते हैं, हम पहले NaCl को यहाँ पे प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा Na प्लस, ये हो जाएगा Cl माइनस, है ना। तो एक बार अपन ने इसको प्लस कर दिया, अब अपन एक बार इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, Na प्लस Cl माइनस। क्लियर। तो एक बार अपन ने NaCl को ऐड कर दिया, एक बार NaCl को अपन ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इनको बेटा ऐड कर देते हैं।
इस माइनस से इस प्लस को जोड़ो, इस प्लस को इस माइनस से जोड़ो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा CH3COO माइनस और Na प्लस प्लस Na प्लस प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस और माइनस ये हो जाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस। क्लियर। अब इन सबको आप एक बार किस में करो, ऐड करके लिख दो, इन सबको एक बार ऐड करके लिख दो, आ गया आपका फाइनल रिजल्टेंट CH3COOH इक्वल टू, आप इसको लिख दो म्यू CH3COONA प्लस म्यू SCl माइनस म्यू NaCl। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट एप्लीकेशन। जब भी आप एक बार NaCl को प्लस करोगे, एक बार NaCl को माइनस करोगे, तो आपका फाइनल रिजल्टेंट ये आएगा। और इसी फाइनल रिजल्टेंट पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, और यही रिजल्टेंट से आपका बेटा एक न्यूमेरिकल्स भी आता है, तो आपको न्यूमेरिकल भी यहीं से सॉल्व करनी है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, डिटरमाइन द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यहाँ पे इस बार आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने हैं के। क्लियर। क्या कैलकुलेट करने हैं, के किसके साथ करने हैं, अल्फा के साथ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए। पहले क्या है, कोलोस लॉ ऑल्सो हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ molar conductivity and limiting molar conductivity for a weak electrolytes at a given concentration। क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक बाई मोलर रिएक्शंस लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने ले लिया AB इक्वल टू A प्लस प्लस B माइनस। बाई मोलर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ दो लेने हैं। तो जैसे आपने मान लीजिए कोई सा लिया AB और ये टूटेगा एक कैटायन में एक एनायन में, यहीं से आपको हम निकालेंगे क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे सॉल्व करेंगे तो आओ हम आगे देखते हैं। मान लीजिए कि अपन ने एक रिएक्शन ले लिया बेटा, हमने एक रिएक्शन ले लिया AB, ये टूटेगा A का प्लस B का माइनस, T बराबर 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन C है और इन दोनों की 0 है। क्यों, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट काहे को बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसकी 0, इसकी C है और इन दोनों की 0 है। लेकिन T इक्वल टू इक्विवेलेंट टाइम में, फाइनल टाइम नहीं, मतलब कुछ समय बाद इसकी T इक्वल टू T टाइम में, मतलब T1 और T2, तो C माइनस x और x। अब ये जो x की वैल्यू है इसको हम एक फार्मूले से यूज करेंगे, NX इक्वल टू A अल्फा, N होता है इन बैलेंस मोल जो कि 1 है इंटू x, A होता है इनिशियल मोल जो कि C है इंटू अल्फा। क्लियर। तो x की वैल्यू हो जाएगी बेटा C अल्फा। इस x की वैल्यू पूरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो आइए, C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, उसका फार्मूला होता है K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है। तो प्रोडक्ट हमारे A प्लस B माइनस प्रोडक्ट हैं, A और B रिएक्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा K इक्वल टू हो जाएगा C अल्फा C माइनस C अल्फा। आ जाइए इसको देखते हैं अपन। तो K इक्वल टू क्या है, K इक्वल टू है C, इन दोनों को इंटू करो तो C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। यहाँ से C कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। लेकिन जो डिसोसिएशन होता है, जो अल्फा होता है, उसका अमाउंट 1 से बहुत कम होता है। अल्फा इज लेस देन 1, तो इसकी वैल्यू पूरी हो जाएगी 1। तो हमारा ये C से एक C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो K इक्वल टू बचेगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा।
1 माइनस अल्फा को हम 1 मान के चलेंगे तो हमारा ये आ जाएगा k इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। तो हमारा जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आ गया बेटा k बराबर सी अल्फा स्क्वायर। लेकिन आपको इसको एक स्टेप और आगे रखना है ना। क्यों? क्योंकि जो डिसोसिएशन होता है, जो अल्फा होता है, जो डिसोसिएशन अल्फा होता है वो होता है म्यू अपॉन म्यू इनफाइनाइट। तो आपको इस वाले फार्मूले को यहाँ पे पुट करना है जब आप फाइनल रिजल्ट लिख रहे होगे। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू सी म्यू अपॉन म्यू इनफाइनाइट का स्क्वायर। ये आ गया आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट कोल्लॉस लॉ का एप्लीकेशन सेकेंड। क्लियर? तो इस तरह से हमारा अब कोल्लॉस लॉ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 2 एप्लीकेशन और कोल्लॉस लॉ का डेफिनेशन पढ़ लिया, और इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम में लिखने के लिए। आपको इतने में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि पिछली बार आया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस वजह से इस साल जो है आपका SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्वेश्चन आने के चांस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप इसको बिल्कुल हल्के मत लेना, और इसको मैं इतना प्यारा आपको समझा दूंगा कि आपके दिमाग में एकदम ये बैठ जाएगा। क्लियर? तो आइए कैसे हम उसको समझते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं एक चीज़, यदि आपको और भी सिस्टमेटिक तरीके से न्यूमेरिकल चाहिए तो आप अपने एम करियर इंस्टीट्यूट ऐप में जाइए। वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप ऐप में जा सकते हैं, जहाँ पे गूगल में जाएंगे, एम करियर इंस्टीट्यूट लिखेंगे, गूगल में जाके आपको AIMCARER कैरियर इंस्टीट्यूट लिखना है। जैसे वहाँ पे जाके आप ये चीज़ें लिखोगे तो आपको वहाँ पे ऐप अवेलेबल होगी, और जैसे आपको ऐप में आप डाउनलोड करोगे, स्टोर में जाओगे तो आपको सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर बच्चों? चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्चुअल में यह एक तरह का गैस इलेक्ट्रोड होता है। ये एक तरह का गैस इलेक्ट्रोड होता है बेटा, यह एक तरह का गैस इलेक्ट्रोड होता है। और गैस इलेक्ट्रोड की कुछ कंडीशंस होती हैं। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं तो हम इसकी कंडीशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है तो हम यहाँ पे लेते हैं HCl सॉल्यूशन, इसकी मोलरिटी HCl सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर होता है। उसके बाद यदि हम इसमें टेम्परेचर की बात करें, यदि हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर 298 केल्विन होता है। क्लियर? यदि हम इसके प्रेशर की बात करें, यदि हम इसके प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हम इसमें 1 बार लेते हैं। क्लियर? तो ये इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। इस कंडीशंस पे हमारा SHE जो है वर्क करता है। क्लियर? तो आप ये लिखने के बाद अब मैं इसका देखता हूँ डायग्राम कैसे। पहले मैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखता हूँ। तो यदि हम बात करें, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए, यदि हम बात करें बेटा यहाँ पे कि द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ऑफन abbreviated to SHE and its standard electrode potential is declared true at the temperature of 298 Kelvin. This is because it acts as a reference for the comparison with any other electrode. फिर the half cell reaction of SHE can be written as follow. इसकी आधी रिएक्शन हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2H है, इसको जब हम एक्व सोल्यूशन में लेते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है H2, मतलब 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये बनाता है H2। ये होता है एक्वस और ये होता है गैस। ये इसका हाफ शेल होता है। फिर द रिएक्शन गिव अबव जनरली टेक प्लेस ऑन अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इस रिएक्शन को हम जनरली कहाँ पे लेते हैं? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड पर। द प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस रिप्रेजेंट इन दी हाफ सेल इक्वेशन, और प्रेशर लेते हैं इसका 1 बार। तो हम इसको डायग्राम बना के अच्छे से समझते हैं। क्लियर होता है इसमें। सबसे पहले बेटा हम इसके लिए लेते हैं एक कंटेनर। क्या लेते हैं? तो सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे ये एक कंटेनर ले लिया। इस कंटेनर में अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लेते हैं सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमने यहाँ पे इस कंटेनर में अपन ने यहाँ पे ले लिया बेटा 1 मोलर कंसंट्रेशन का
HCl सॉल्यूशन। क्लियर। उसके बाद याद रखिएगा इसका जो टेम्परेचर है 298 केल्विन और इसका जो प्रेशर है 1 बार होना चाहिए। क्लियर। उसके बाद अब इस कंटेनर में अपन क्या करेंगे, एक प्लैटिनम की वायर लेंगे, यहाँ से हम एक प्लैटिनम की वायर लेंगे, इस प्लैटिनम की वायर से अपन एक प्लैटिनम की ब्लॉक को लटका देंगे और इस प्लैटिनम की वायर को हम एक ग्लास ट्यूब से कवर करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे ले लिया ऐसी ग्लास ट्यूब, है ना। ग्लास ट्यूब से आप इसको कवर करोगे तो देखो यहाँ पे आप लिख दो प्लैटिनम वायर, प्लैटिनम ब्लॉक, ग्लास ट्यूब। उसके बाद इसी ब्लॉक में आप क्या करोगे, बाहर से लगाओगे ग्लास की कवरिंग जिसमें ऊपर माउथ होगा जो ओपन होगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं बेटा ये कवरिंग, इस कवरिंग में विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माउथ होगा। क्लियर। और ये हो जाएगा ग्लास कवरिंग। ग्लास कवरिंग में आप ऊपर से बबल्स फॉर्म में हाइड्रोजन गैस डालोगे। ये जो हाइड्रोजन गैस होती है एक्चुअल में जो H2H+ होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है H2, जो कि ये गैस फॉर्म में होता है, ये एक्वस होता है। क्लियर। अब इस हाइड्रोजन गैस को आप ऊपर से जब डालोगे तो ये हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे जब आएगी तो ये प्लैटिनम की ब्लॉक से जैसे ही टकराएगी तो प्लैटिनम की ब्लॉक के सरफेस में इसका कुछ अमाउंट अटैच हो जाएगा। ये इसका कुछ अमाउंट प्लैटिनम के ब्लॉक में ये अटैच हो गया बेटा। बची हुई अमाउंट जो है इसका बबल्स फॉर्म में, बचा हुआ हाइड्रोजन गैस बबल्स फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर। जिसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है। अब अपन देखेंगे इसके इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। तो यदि हम बात करें इसका, चलिए बेटा, तो अब अपन देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE। जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करोगे तो सबसे पहले आप कुछ ये वाले पॉइंट मेंशंस करोगे। आप यहाँ पे जाओगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, जो आपने यहाँ पे सुना वो सारी चीज़ें आपको लिखना है। सबसे पहले टेक अ कंटेनर हैव HCl solution concentration is 1 molar temperature 298 Kelvin of pressure 1 bar। इतना लिखने के बाद इसमें आप करोगे 1 platinum wire attached with platinum block and dipped in the HCl solution। प्लेटिनम की वायर से प्लेटिनम के ब्लॉक को हम HCl सोल्यूशन के अंदर डिप करते हैं एंड वायर ऑल्सो कवर्ड बाई ग्लास ट्यूब। वायर को ग्लास ट्यूब से कवर करते हैं एंड आउटसाइड द ग्लास कवरिंग हैव अ माउथ। कि सबसे पहले अपन ने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन लिया जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर था, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार था। इसमें अपन ने प्लेटिनम की वायर से प्लेटिनम के ब्लॉक को लटका दिया, प्लेटिनम की वायर को ग्लास के ट्यूब से कवर कर दिया, ग्लास के ट्यूब को ग्लास कवरिंग से कवर कर दिया जिसका मुंह खुला हुआ था। वहाँ से हाइड्रोजन गैस डाले, हाइड्रोजन गैस आती है, कुछ हाइड्रोजन गैस प्लेटिनम के ब्लॉक से चिपक जाती है, बची हुई हाइड्रोजन गैस बबल फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इतनी थ्योरी आप लिखोगे। इसके बाद आप इसकी ये चीज़ लिख दोगे क्या कंस्ट्रक्शन में, जैसे द पार्ट दैट मेक अप ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन आर लिस्टेड बिलो। अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज कवर्ड इज द फाइनली पाउडर्ड प्लेटिनम ब्लॉक, है ना, मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। फिर अ हाइड्रोजन बिलो क्या लिखोगे, अ सोल्यूशन ऑफ एसिडिक हैविंग अ H+ मोलरिटी। जो सोल्यूशन है एसिडिक होगा क्योंकि HCl ले रहे हो, मोलरिटी ऑफ 1 मोलर पर क्यूबिक डेसीमीटर क्यूब। क्लियर, तो तुम उसकी यूनिट है। SHE also contain hydrocele which is used to prevent the interference of oxygen। इसको हम मतलब प्लेटिनम की वायर को हम कवर करते हैं क्योंकि ये दूसरे जो गैसेस है इसमें इंटरफेयर ना करे। द अदर हाफ सेल ऑफ इंटायर गैल्वेनिक सेल मस्ट बी अटैच टू दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थ्रू द रिजर्व वायर इन ऑर्डर टू क्रिएट एन आयोनिकली कंडक्टिव पाथ।
क्लियर। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मैंने थोड़ा ज़्यादा बता दिया, आपको जितना समझ में आया आप जितना लिख सकते हैं आपके लिए उतना ही अच्छा है। चलिए थैंक यू सो मच। यदि आपको ये सारे वीडियो एक साथ चाहिए तो आप ऐप में जा सकते हैं और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम आप लोगों के साथ एमपी बोर्ड का एक और शानदार क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पिछले साल आ भी चुका है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद वर्किंग डायग्राम। क्लियर। तो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन और इसकी हम वर्किंग डायग्राम भी देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत चलिए यदि हम इसके वर्किंग का डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहा है बेटा? डेफिनेशन इसकी बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दोगी, अभी उसको भेज दो, अभी 2-4 तो कर दूंगा, फिर तुम लिख के दे दो ना। तो यदि अपन इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या है? एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को कहाँ कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर। तो जैसे क्या बोला आप देखो कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज गैल्वेनिक सेल, वोल्टेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब हम इसका एकदम धड़कता हुआ चमकता हुआ डायग्राम सीखेंगे जो कि बहुत ही आसान है और आपके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। क्लियर। तो आइए हम देखते हैं बेटा सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यदि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें तो आपको मैं बता दूं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये होता है सम ऑफ रिडक्शन हाफ सेल एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल का सम होता है। इट इज अ रेडॉक्स सेल। ये एक तरह का रेडॉक्स सेल होता है जिसको हम डेनियल सेल भी बोलते हैं और इसी को हम वोल्टेनिक सेल भी बोलते हैं। क्लियर। और ये जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें 2 कंटेनर लेते हैं, सेम कंटेनर में सेम मेटल लेते हैं। मतलब यदि हम बात करें तो Zn से ZnSO4 और कॉपर को CuSO4 में हम मिक्स करते हैं। इसका कंसंट्रेशन C1, कंसंट्रेशन C2। अब इसी रिप्रेजेंटेशन को हम डायग्राम से देखते हैं। क्लियर। आइए हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यदि हम बात करें सबसे पहले तो हम 2 कंटेनर लेंगे। एक हम लेंगे बेटा ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरा कंटेनर लेंगे हम रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अकॉर्डिंग जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें ऊपर वाला आएगा और हम यहाँ पे ले लेंगे। देखिए ये हमने एक इलेक्ट्रोड ले लिया, एक इलेक्ट्रोड इधर ले लेंगे। इधर वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलेंगे जिंक रॉड। क्या बोलेंगे? जिंक रॉड। इसी को हम बोलेंगे एनोड रॉड। और जिंक रॉड वाले कंटेनर में हम ZnSO4 सॉल्यूशन डालेंगे। यहाँ हम बेटा ZnSO4 सॉल्यूशन डालेंगे। ये हो गया ZnSO4 सॉल्यूशन और इसको हम बोल देंगे एनोड चैम्बर और जिसको एनोड चैम्बर बोलेंगे इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसके अपोजिट जो हम लेंगे इधर साइड तो ये होगा बेटा कॉपर रॉड
जिसको हम बोलेंगे कैथोड रॉड। क्लियर, और इसको कैथोड रॉड बोलेंगे। और यहाँ पे हम ले लेंगे कैथोड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, हम इधर ले लेंगे कॉपर CuSO4 सोल्यूशन। क्लियर, इधर पे हमने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और इधर पे हमने ले लिया जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू अटैच कर देंगे आउटर सर्किट में। तो इस इलेक्ट्रोड से एक गैल्वेनोमीटर से अपन ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। क्लियर, उसके बाद इन दोनों को अपन एक सॉल्ट ब्रिज, इन्वर्टेड यू ट्यूब्स ये बेटा, यदि हम बात करें तो यहाँ पे दोनों हाफ सेल को एक ग्लास का इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब है ना, तो ये है सॉल्ट ब्रिज रहेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, इनर्ट, ये होता है इन्वर्टेड यू शेप है ना, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है। और इसकी माउथ में हम लगा देते हैं कॉटन प्लग, इसके माउथ में लगा देते हैं कॉटन प्लग। क्लियर, इसके माउथ में हमने कॉटन प्लग लगा दिया, और ये इन्वर्टेड यानी कि उल्टा यू शेप ट्यूब होती है। इस तरह से हमारा ये डायग्राम रेडी हो जाता है। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। तो जैसे ही अपन इसको ऑन करते हैं और हमारा जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, तो जैसे जिंक रॉड का ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि Zn जब ऑक्सीडाइज होगा तो Zn+2 साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर, ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैथोड चैम्बर। कैथोड चैम्बर को हम बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन हाफ सेल, इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर, अब ये हो गया जैसे रिडक्शन हाफ सेल, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और रिडक्शन हाफ सेल जहाँ होगा, इस पे होगा क्या, रिडक्शन किसका, कॉपर का, मतलब Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा कॉपर। क्लियर, तो चलिए इसके लिए आप एक चीज़ और याद रखना बेटा, लोन, इससे आपको डाउट नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगा, एनोड होगा और नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव होगा, तो आओ देखो, मान लो कि ये क्या है बेटा, ये है अपना कॉपर रॉड, सॉरी ये है अपना जिंक रॉड। क्या है ये, जिंक रॉड। और ये जिंक रॉड है तो इसका होगा ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो Zn+2 आयन बाहर निकलेंगे। तो निकालिए यहाँ से Zn+2 आयन बाहर निकालिए, ये लीजिए Zn+2 आयन बाहर निकल रहे हैं, Zn+2 आयन बाहर निकल रहे हैं, Zn+2 आयन। जैसे Zn+2 आयन बाहर निकलेंगे तो ये जो सोल्यूशन है, तो इस सोल्यूशन में आप कुछ मिला रहे हो तो इसकी जो कंसंट्रेशन है C1 वो बढ़ जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और इस इलेक्ट्रोड में बचे हुए रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन रह गए, जिस वजह से ये इलेक्ट्रोड हो गया नेगेटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन बचे थे ये बाहर निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। और ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बेटा कॉपर रॉड में। कहाँ रहे हैं, कॉपर रॉड में। और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन। जब कॉपर का रिडक्शन हो रहा था तो Cu+2 जाके कॉपर में चिपक रहे थे, Cu+2 आयन जाके कॉपर में चिपक रहे थे। तो जब Cu+2 आयन जाके कॉपर में चिपकेंगे, इसका मतलब यहाँ पे कॉपर आयन चिपक गया इस रॉड में, मतलब सॉल्यूशन से Cu+2 निकल के इसके इलेक्ट्रोड में अटैच हो रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन से सॉल्यूट निकल गया, मतलब इसका जो कंसंट्रेशन है C2 वो हो जाएगा कम, इसका कंसंट्रेशन हो जाएगा कम, मतलब कि C1 इज ग्रेटर देन C2, पहले का कंसंट्रेशन दूसरे से ज़्यादा है। लेकिन जब यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से Zn+2 बाहर निकल रहे थे, रोड जो थी
ये थिन होती जा रही थी और यहाँ से चिपक रहे थे, तो रोड जो थी वो ठीक होती जा रही थी। तो दोनों में याद रखिएगा, यहाँ पे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ता है बट रोड थिन हो जाती है, यहाँ सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होता है बट रोड ठीक हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भेजे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया। मतलब जो आउटर सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ये होता है एनोड चैम्बर से कैथोड चैम्बर, बट जो करंट का फ्लो होता है वो होता है कैथोड चैम्बर टू एनोड चैम्बर। क्लियर। तो इस तरह से हमारे आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो ऑफ डायरेक्शन मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं बेटा इनर सर्किट में, अंदर साइड। क्लियर। तो अंदर साइड क्या होता है, अंदर साइड जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे, अब जो हमारा सॉल्ट ब्रिज का जो कॉटन प्लग लगा रहता है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स को, मतलब इसके सोल्यूशन को एक्सचेंज नहीं होने देता, बट यहाँ पे आयंस या इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन थे, जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये कहाँ पे, कैथोड से कहाँ जा रहे हैं, एनोड में। क्लियर। बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ रहे, कैथोड से एनोड में। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगी इधर, कुछ ये इधर। क्लियर। तो ये जब यहाँ से इस वाले से कैथोड चैम्बर से इलेक्ट्रॉन इनर सर्किट में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू एनोड चैम्बर में जाएगा, तो जो करंट है तो एनोड से कहाँ चला जाएगा, कैथोड में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, कंप्लीट वर्किंग हो गई। अब यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, तो पहले दोनों के न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल के न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और दूसरा इसका फंक्शंस होता है, इसके अंदर इनर्ट मटेरियल्स होते हैं जो कि दोनों के कंसंट्रेशन को मिक्स नहीं होने देते, सेमी सॉलिड पेस्ट फॉर्म में इसके अंदर ये फुलफिल होते हैं। क्लियर। तो ये हो गया हमारा बेटा कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी जो वर्किंग है आप खुद से लिख लोगे, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही वर्किंग आप खुद से लिखोगे। उसके बाद हम इसकी देखते हैं वर्किंग। यदि हम वर्किंग की बात करें, मैंने आपसे फिर से बता दिया आपको कि वर्किंग आप इसका खुद से लिखोगे, कैसे लिखोगे एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आ जाइए। तो क्या है वर्किंग, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाते हैं। द सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड सम ऑफ रिडक्शन हाफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लियर। मतलब कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को जब हम जोड़ के कंप्लीट सेल बनाते हैं जो रेडॉक्स सेल से बिहेव करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसकी वर्किंग क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो कंटेनर लेते हैं, दोनों कंटेनर में जिस चीज़ का इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का सोल्यूशन लेते हैं। हमने एक में ले लिया लेफ्ट हैंड साइड वाले में जिंक इलेक्ट्रॉन ZnSO4 सोल्यूशन, और लेफ्ट वाले में हमने ले लिया क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दोनों को बाहर गैल्वेनोमीटर के थ्रू एक वायर से अटैच कर देते हैं। अटैच करने के बाद दोनों को अंदर सॉल्ट ब्रिज से अटैच कर देते हैं, जो कि एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होती है। उसके बाद जैसे हम करंट फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करने के बाद ही जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, Zn+2 आयन बाहर निकलता है सोल्यूशन में, जिससे सोल्यूशन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इलेक्ट्रोड थिन हो जाती है। क्लियर। बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कहाँ से अपने एनोड चैम्बर से कैथोड चैम्बर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन इधर रिडक्शन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर आयन कॉपर इलेक्ट्रोड में चिपक जाते हैं, जिससे कॉपर इलेक्ट्रोड की विड्थ हो जाती है, कॉपर इलेक्ट्रोड चौड़ा हो जाता है, सोल्यूशन पतला हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनोड से कैथोड में जाते हैं तो करंट जो होता है कैथोड से एनोड में जाता है। लेकिन बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से कहाँ पे, कैथोड से कहाँ जाते हैं, एनोड में जाते हैं। जब ये कैथोड से एनोड में जाएंगे तो करंट जो होता है एनोड से कैथोड में जाएगी। और उसके बाद फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं यदि हम, तो सॉल्ट ब्रिज का जो फंक्शन होता है दोनों को क्या करता है, दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और दोनों के कंसंट्रेशन को मिक्स नहीं होने देता। और जो अंदर करंट फ्लो होती है तो कहाँ से होती है, यहाँ से यहाँ जाती है। तो ये हो गया हमारा पूरा वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए इसकी वर्किंग यदि आपको और देखना है तो यहाँ पे मैंने वर्किंग लिख के रखा हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी वर्किंग। आप इसकी वर्किंग स्क्रीनशॉट लेके आप रीड कर लेना एक बार। ये लीजिए, electrochemical cell are made up of the two half cell, each constitute of the n electrochemical which the depend in the electrolytic and the same electrolysis can be used of the both
half cell. These half cell are connected to the salt bridge which provide the platform of the ionic construction between them without the allowing and them mix the each and other example of the salt bridge and filter the paper which is the dipped in a potassium nitrate and sodium chloride solution. Next, one of the half cell and electrochemical cell of the loss of electron due to the oxidation and their gain electron in a reduction process can be noted that equilibrium reaction occur in both half cell and once of the equilibrium in reset the net voltage become the zero and the cell stopped producing the electricity. The tendency of the an electrode which is the contact in the electrolytic and loss or gain of electron described by its electrode potential. The value of this potential can be used to predict the overall cell potential. Generally the electrode potential are the measured with the help of the standard hydrogen electrode. I refer to the electrode. ये यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, जरूरत नहीं है, जो मैंने सिखा दिया आपको वो सफिशिएंट है, बहुत अच्छा है, क्लियर। उसके बाद अब इसके बाद अपन नया क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए हेलो बच्चों, तो चलिए अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्सप्लेन द नर्नस्ट इक्वेशन। आपको यहाँ पे नर्नस्ट इक्वेशन एक्सप्लेन करना है जो कि किसी भी रिएक्शन के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में आपको इन्फॉर्म करती है। तो पहले हम इसका देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद हम इसके देखेंगे डेरिवेशंस यानी कि न्यूमेरिकल्स, हम इसका फार्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे, क्लियर। तो देखो सबसे पहले यदि हम बात करें द टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ले लिया एक मेटल M, इसने M प्लस n इलेक्ट्रॉन, इसने n इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इसका मतलब इस मेटल का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन, क्लियर। फिर ऑल टेंडेंसी ऑफ इट्स आयन टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है M प्लस n, ये n इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनाएगा m। डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन सॉल्यूशन एट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देयरफॉर चेंज विद द कंसंट्रेशन द वेरिएशंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, क्लियर। फिर द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ion and electrode potential is given by the Nernst equation for the general electrode potential। और इनके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रोड को नर्नस्ट ने एक इक्वेशन के थ्रू इनको रीअरेंज किया था, इनको रिप्रेजेंट किया था, और उसी को हम क्या बोलते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन, क्लियर। तो आइए देखते हैं इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। इक्वेशन NERST, नर्नस्ट इक्वेशन की बात करें तो नर्नस्ट इक्वेशन में हम सबसे पहले बेटा एक लेते हैं रिएक्शन, क्लियर। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया यहाँ पे मेटल प्लस n, मतलब इसके पास n इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किया और बना दिया बेटा मेटल। क्या बना दिया इसने, मेटल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए मेटल में m प्लस n इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, मेटल। अब जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा इक्वेशन में, तो इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो यदि मैं इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, तो ये हमारा हो जाएगा E m प्लस n से m इक्वल टू E नॉट m प्लस n से n प्लस, क्लियर। प्लस के बाद यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस के बाद RT अपॉन NF ln m प्लस n अपॉन m, m प्लस अपॉन m, क्लियर। इसी इक्वेशन को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो E m प्लस n मेटल इक्वल टू E नॉट m प्लस n m। अब इसको हम यहाँ माइनस लिख दिए तो ये हमारा बदल जाएगा, ये हो जाएगा RT अपॉन NF ln, ये हो जाएगा m अपॉन m प्लस n, क्लियर, m प्लस n। तो ये हो गया हमारा नर्नस्ट इक्वेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट, फैराडे एंड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेल इज कॉल्ड
नर्नस्ट इक्वेशन, मतलब नर्नस्ट इक्वेशन आपको किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसमें गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर और फैराडे का क्या रोल है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, नर्नस्ट इक्वेशन। तो यदि हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे तो आइए अब हम लेते हैं बेटा इसका फार्मूला कैसे डिराइव करेंगे। तो अपन इसका लेते हैं फार्मूला, क्लियर। तो आइए फार्मूला डिराइव करने के लिए हमने ले लिया बेटा यहाँ पे एक मेटल, इस मेटल के पास n इलेक्ट्रॉन की कमी है तो n इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये बना दिया मेटल। क्या बना दिया, मेटल। अब इसको नर्नस्ट इक्वेशन में आइए पुट करते हैं। तो नर्नस्ट इक्वेशन में हम जैसे ही पुट करेंगे तो m प्लस n, m इक्वल टू ई नॉट m प्लस n से m इक्वल टू, सॉरी प्लस, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं पर उल्टा कर लेंगे, माइनस RT अपॉन NF ln m प्लस से m प्लस n, क्लियर। अब यहाँ पे चलिए इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। तो यदि हम बात करें R की वैल्यू हम लेंगे 8.314, टेम्परेचर हम ले लेंगे 298, फैराडे ले लेंगे 96500, ln की वैल्यू ले लेंगे 2.303 log बेस 10। ये सारी वैल्यू लेके इस इक्वेशन में आइए अपन पुट करते हैं, क्लियर। चलिए तो आइए m प्लस से m माइनस ई नॉट m प्लस से m, अब माइनस का सिंबल लेंगे, यहाँ पे अपन ने ले लिया माइनस, ln की वैल्यू लिख देंगे 2.303 इंटू r की वैल्यू 8.314, t की वैल्यू 298 अपॉन n, हमको नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन है तो n इंटू फैराडे की वैल्यू 96500, क्लियर। फिर log m अपॉन m प्लस, ये हो गई हमारी इक्वेशन। अब यहाँ पे सबको कर दो, इंटू डिवाइड कर दो सबको, तो ये हो जाएगा ई m प्लस n अपॉन m, ई नॉट m प्लस n अपॉन m, माइनस, जब आप इनको इंटू करके डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.059 अपॉन n लॉग। यदि कंसंट्रेशन ऑफ मेटल की बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल कितना होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन m प्लस n, क्लियर। तो ये हो गई आपकी फाइनल नर्नस्ट इक्वेशन। क्या हो गई ये फाइनल नर्नस्ट इक्वेशन। तो आप डेफिनेशन लिख के, यदि आप इतनी सी इक्वेशन लिख देते हो तो आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आप ये ज़रूर लिखिएगा कि आपका ई m प्लस n से m क्या है, ई नॉट m प्लस n से m क्या है ना। उसके बाद टेम्परेचर क्या है, R क्या है, N क्या है और F क्या है। ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा, ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पाने के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे MP बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी बच्चों को मिल सके, क्लियर। चलिए थैंक यू सो मच। और भी यदि आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए बच्चों, थैंक यू।